students, welcome to your English class. Today we are doing a new chapter of your book, that is The Ailing Planet. That is written by नैनी पालखीवाला, जो एक राइटर हैं. इसमें जो उन्होंने द ग्रीन मूवमेंट रोल उसको डिस्कस किया है. जैसे कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा तो उसमें बताया गया कि डिस्कस किया गया कि कैसे जो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, उसकी जो कंडीशन है डे टू डे बिगड़ती जा रही है. लाइक जो प्लैनेट है वो उसे डिस्कस किया गया एज अ सिक पेशेंट. भी जो एक पेशेंट है जो कि बहुत बीमार है और उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है और जो उसकी हेल्थ है वो डे टू डे ज़्यादा हार्म हो रही है. तो इसमें इस चैप्टर में, या जो हम कह सकते हैं इस ऐसे में, जो राइटर है उसने ये शो कर दिखाया हमें कि कैसे जो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ का, जैसे हमारी फिशरीज है या हमारे फॉरेस्ट हैं या एयर है, जो ये सारी चीज़ें जो है वो डे टू डे वर्स्ट कंडीशन में पहुंची जा रही है. और हमें अगर अपनी प्लैनेट अर्थ को बचाना है और अगर हमें अपनी ह्यूमन हम कह सकते हैं ह्यूमंस को, अगर हमें इस अर्थ पे सर्वाइव करना है, एनिमल्स को सर्वाइव करना है, तो हम सबको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो हमारी फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है, या फिर हमारी जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, अगर हमें इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ताकि वी कैन लिव ऑन दिस अर्थ हैप्पीली एंड हम लोग इस पे सर्वाइव कर सकें और खुशी से रह सकें. इसको बचाने का, हमारी अर्थ प्लैनेट को बचाने का सिर्फ एक ही मूवमेंट या एक ही सोर्स बचा है, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 1972 में न्यूजीलैंड में फाइंड आउट हुआ था. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एक सिंगल होप है अपनी अर्थ प्लैनेट को बचाने के लिए. तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की समरी के साथ, जिसके अंदर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के ओरिजिन और उसके बारे में बातचीत करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन मूवमेंट के बारे में. ग्रीन, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1972 में न्यूजीलैंड में, जहाँ पर फर्स्ट जो ग्रीन पार्टी है फाइंड आउट हुई थी. और इस जो ग्रीन मूवमेंट और ग्रीन पार्टी ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया था और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था. तो ये जो इस पार्टी ने लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल चेंज कर दिया था. उसने इस पार्टी ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया था जो हमारे अर्थ प्लैनेट की जो ड्रास्टिक कंडीशन है, ये जो बिगड़ती हुई हालात की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट किया था. और उन्हें बताया था कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी प्लैनेट हो जा रहा है, जो उसकी हेल्थ है डे टू डे डिक्लाइन हो रही है. तो इससे पहले कोपरनिकस एक साइंटिस्ट काइंड ऑफ पर्सन यू कैन से, तो इन्होंने पहले स्टेट किया था, जो दिखाया था कि जो अर्थ जो प्लैनेट है उसकी हेल्थ जो है वो अर्थ प्लैनेट जो इल हेल्थ का शिकार है, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है. तो इसने पहली बार लोगों को बताया था कि जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये अदर प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड मूव करता है. तो पहली बार लोगों को पता लगा था कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व अराउंड करती है और ये अदर प्लैनेट्स की तरह हमारी अर्थ भी है जो घूमती है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद लोग इसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर करना शुरू कर दिया लोगों ने. और फिर भी इसको अगर हमें बचाना है, हमें अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना है, ह्यूमन लाइफ को बचाना है, तो हमें जो हमारे प्लांट्स हैं या हमारी फॉरेस्ट लाइफ है या फिशरीज है, तो हमें इसको भी बचाना पड़ेगा. तो फर्स्ट टाइम जो लोग थे ना, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अर्थ को लेके चेंज हुआ था. अब लोग वरिड थे क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा या जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वैसे वैसे जो अर्थ है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी. ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी तो हम लोग फॉरेस्ट काट के वहाँ पर घर बनाएंगे, है ना. तो वहाँ पर ह्यूमन कॉलोनीज बनाएंगे. अगर ह्यूमन कॉलोनीज बनेंगी तो फॉरेस्ट खत्म होंगे. अगर फॉरेस्ट खत्म होंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी. डिफॉरेस्टेशन होगी तो उससे क्या होगा, जो धरती पे जो मिट्टी है वो फॉरेस्ट का क्या काम होता है, जो हमारी वनस्पति है या मिट्टी है वो उसको होल्ड करके रखती है.
और अगर हम फॉरेस्ट काट देते हैं तो जो मिट्टी है, बारिश वगैरह होती है जब, तो वो बहकर नदियों या नहरों में चली जाती है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारी फिशरीज है, या जैसे अलग अलग हम प्लांट्स लगाते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसकी जो गंदगी होती है, या जो उसके हम कह सकते हैं जो एसिड्स होते हैं वो पानी में जाते हैं, तो उससे फिशरीज है वो, जो ये फिशरी लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो लाइक अगर हमें अपनी अर्थ को बचाना है, क्योंकि अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर चेक लगाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन रुकेगी देन वी कैन ट्रीट आवर प्लेनेट अर्थ। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंशियल ग्रोथ। ये जो कंसेप्ट था सब्सटेंशियल ग्रोथ का, ये 1987 में वर्ल्ड हेल्थ और वर्ल्ड कमीशन के द्वारा फाइंड आउट हुआ था। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड पूरी करने के लिए क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, पर हम ये चीज़ें नहीं देखते कि हमें अपनी प्रेजेंट नीड पूरी करनी है, बट हम जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके बारे में नहीं सोचते। मैं आपको एक छोटी सी एड के बारे में बताती हूँ जो कि मैंने यूट्यूब पे देखी थी। उस एड में क्या था कि जो जूनियर विंग के बच्चे, जैसे लाइक क्रच के बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया, तो उन्हें एक एक वाइट शीट दी गई और लाइक ड्राइंग पेपर दिया गया और उन्हें क्रेयॉन्स की एक एक डिब्बी दी गई और उन्हें बोला गया कि आप अपनी पसंद से एक पिक्चर ड्रा करो। तो वो उन्होंने सारे मतलब कलर्स यूज करके, डार्क ब्राइट शेड यूज करके अलग अलग तरह की पिक्चर्स बना दी। और फिर उनके बाद जो उनके कलर्स बच गए, तो वो कलर्स उनके बच्चों को बुलाया, फिर वो वाले कलर्स उनके बच्चों को हैंड ओवर किया, और जब उनके बच्चों ने वही पिक्चर, उन्हें बोला गया कि आप इन कलर्स को यूज करके पिक्चर बनाओ, तो जो उन्होंने पिक्चर बनाई, तो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग पिक्चर वाज दैट। वो क्या था कि जो उनके बच्चों ने पिक्चर बनाई वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, और जो उनके पेरेंट्स ने पिक्चर बनाई थी वो कलर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रेजेंटली सारे रिसोर्सेज को यूज करी जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा करना चाहिए, पर हमें साथ के साथ अपने दिमाग में फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों को ऐसे यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन उन चीज़ों की कमी का या उन चीज़ों के अभाव का सामना ना करे। तो दैट इज सब्सटेंशियल ग्रोथ। मैन एंड अदर स्पीशीज, लाइक मैन जो है ना वो कंसिडर किया गया सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल। लुसाका और जाम्बिया के ना जू में ना केजेस बने, उधर केजेस के बाहर ना एक नोटिस लिखा हुआ था, मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जब उस जू के केज के अंदर झांक कर देखा गया तो वहाँ एक मिरर लगा हुआ था। तो मिरर में जब हम देखते हैं तो हम अपनी मतलब शेडो देखते हैं ना, हम अपने आप को देखते हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि वी ह्यूमंस आर मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ पे लाइक 1.4 मिलियन स्पीशीज जो है वो लिविंग स्पीशीज अदर देन मैन रहते हैं, है ना। तो कहते हैं भी हम अकेले ऑनर नहीं है इस अर्थ के, हम इस अर्थ के लाइक पार्टनर है, या हम कह सकते हैं वी पीपल आर टेनेंट्स जो रेंट पे रह रहे हैं। लाइक हमारी अर्थ नहीं है ये, हम चले जाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इस अर्थ को यूज करेगी, तो हम पार्टनर्स हैं। तो हमें अर्थ को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। लाइक साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि 1.4 मिलियन स्पीशीज जो है वो हमने फाइंड आउट की, हमें उसके बारे में पता है। तो वो कहते हैं 3 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक स्पीशीज और ऐसी हो सकती हैं, रहती हैं अर्थ पे, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। तो कहते हैं हमें अपनी एक्टिविटीज से इस अर्थ को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें इस अर्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें यहाँ ऐसे रहना चाहिए जैसे कि टेनेंट्स रहते हैं। तो हमें जो अर्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने एज अ पार्टनर, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करना चाहिए। तो हमें अपनी एक्टिविटीज से इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद अदर जनरेशन जो है वो यहाँ पर रहेगी। तो अगर हम सारे इसके रिसोर्सेज अगर हम ही यूज कर लेंगे और इसको इतना बीमार कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। वो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा ह्यूमैनिटी का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा और कोई भी ह्यूमन हमारे आसपास इस धरती पर नजर नहीं आएगा। तो लाइक कह सकते हैं ना, तो इसलिए हमें पता है कि हम डोमिनेट करते हैं, हमने अपने कह सकते हैं ऐशो आराम के लिए हमने अर्थ को कितना नुकसान पहुंचाया, हमने कितना कुछ फाइंड आउट किया है, कितना कुछ चेंज किया है, जो नेचर हमने उसको टोटली बदल दिया है
है ना। तो ये चीजें हम अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो अदर स्पीशीज हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, एनिमल्स कभी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सिर्फ हम एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना डेंजरस है, वो हर चीज को, हर स्पीशीज को, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी मदर अर्थ है, इसको, उसके पास ही सिर्फ पावर है इसको नुकसान पहुंचाने की, और वो पहुंचा रहा है। तो हमें अपनी ये सारी एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए और अपनी मदर अर्थ को की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो डे टू डे इम्प्रूव कर जाए। अर्थ इकोलॉजिकल सिस्टम, एक ब्रांडेड कमीशन मतलब एस्टैब्लिश हुई थी जिसमें इंडिया के LK झा जो इसके मेंबर थे। तो ये कमीशन जो अर्थ के इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में इसने पहली बार डिस्कस किया था, तो इसने हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि क्या हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है या हमारी फोर्थ कमिंग जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, एक लाइक अनहेल्दी प्लेनेट और ऑल यूज्ड रिसोर्सेज जो कि दोबारा लाइक रिन्यू नहीं हो सकते। कौन कौन से रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे वाटर हो गया, है ना, और हम कह सकते हैं फ्यूल हो गया अलग अलग, तो सिंथेटिक्स हो गए, तो ये चीजें क्या होती है कि दैट आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि रिन्यू नहीं होंगे, और एक दिन आएगा ऐसा जो पानी है वो अर्थ पर खत्म। आपने देखा होगा कि पहले से अब पानी उतना नहीं अवेलेबल, हम जब छोटे थे तब हम, एक बार मैं दिल्ली गई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 7th और 8th क्लास, तो वहाँ पर ना पानी, वो जो रेडियो होती थी बड़ी बड़ी, उसमें टूटी लगी होती थी, तो टैब लगी होती थी, तो टैब पे ऐसे खींच के पानी 1 रुपए का या 50 पैसे का गिलास देते थे। तो आई वाज सो वंडर्ड भी पानी भी बिकता है। तो जब मुझे इतनी हैरानी होती थी, क्योंकि हमारे पंजाब में पानी बड़ा खुला था, तो हम लोगों को, मुझे बड़ी हैरानी हुई, पानी बिकता है यहाँ, पानी मतलब खरीद के पीना पड़ता है। तो आज वो दिन हम लोग फेस कर रहे हैं। तो बिस्लरी वाटर्स या पैक्ड कैंड जो बॉटल्ड पानी होता है वो हमें खरीदना पड़ता है, क्योंकि साफ पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो फिर एक मिस्टर ब्राउन थे, उन्होंने अपनी बुक में मतलब 4 इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया अर्थ के, दैट इज फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड और फॉरेस्ट लाइफ। तो उन्होंने इन 4 हिस्सों में मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम को डिवाइड किया है। तो उसने कहा कि हमारे पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो कहते हैं जैसे जैसे अगर हम मान लो कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो हम फॉरेस्ट को काट कर क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट को काट कर वहां पर घर बनाएंगे, है ना। और हम फॉरेस्ट को क्यों काटेंगे, क्योंकि हमें फ्यूल की जरूरत होगी, लकड़ी की जरूरत होगी, और हम फॉरेस्ट क्यों काटेंगे। और फिर क्या होगा, फिशरीज कैसे हैम्पर होंगी, फिशरीज हैम्पर लोगों को खाने के लिए हेल्दी फूड चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, उतना ही वो मछलियां पकड़ेंगे या सी फूड है उसका यूज करेंगे। और जो हमारे क्रॉप लैंड्स है वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने जो अर्थ की जो पावर होगी, ग्रोइंग पावर है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, उससे बार बार उस पर मतलब क्रॉप्स उगा कर जो उसकी हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पावर है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो क्या होगा, तो ये सारा जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा हार्म होगा, क्योंकि क्रॉपलैंड, फिशरीज, फॉरेस्ट और ये जो हमारे जितने भी इकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड चीजें हैं ये सब इतनी ज्यादा हैम्पर हो जाएंगी। जो गरीब कंट्री होगा या पुअर कंट्री होगा तो फ्यूल के लिए फॉरेस्ट को काटेगा, रहने के लिए फॉरेस्ट को काटेगा। जिन कंट्रीज में लोगों की हेल्थ, उनको प्रोटीन चाहिए होगा तो वो सी फूड का यूज करेंगे, फिशरीज का यूज करेंगे। तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो हमारा अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम है हैम्पर होने लग जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो फॉरेस्ट है, वो तकरीबन हर तरह का, ये जो 4 इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी करते हैं, और जितनी इंडस्ट्री है तकरीबन इन सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे ये इनसे रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इनसे अपनी हम जरूरतें पूरी करी जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये चीजों की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, सर्कासिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। तो जब मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो फ्यूचर जनरेशन किस तरह से सरवाइव कर पाएगी। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लाइफ। तो हम सबको ये जो ग्रीन मूवमेंट था, तो इसका क्या मतलब था, इसका क्या एक इसका एक ही एजेंडा था कि हमें जो अपनी अर्थ है उसको एज अ ह्यूमन, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करना चाहिए, और हमें इसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और हम लोग इस
प्लेनेट पर अच्छी तरह से सरवाइव कर पाए। मैनकाइंड डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, जो हमारी मैनकाइंड है, ये ह्यूमन है, वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे डे टू डे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड बैंक है, वो कहते हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है इस अर्थ पे तो हमें 5 गुना प्लांटेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम टुडे। अब तो ये जो लाइक इंडेक्स है ये 2000 से पहले का है, तो अब तो आप सोचिए जो 5 मल्टीपल्स में थी या वो 10 मल्टीपल्स में होगी, है ना, 20 साल 25 साल पुरानी बात है। तो कहते हैं हम जो है अपना 1 एकड़ जमीन है हर हाफ सेकंड में हम लूज कर रहे हैं। लोग रहने के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं, फ्यूल के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 48A जो है ना सेक्शन है, वो क्या कहता है कि जो स्टेट है उसको एफर्ट्स करने चाहिए अपनी जो मतलब फॉरेस्ट लाइफ है या वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर ना तो लॉ को एनफोर्स किया जाता है ना ही लागू किया जाता है। ना तो लोग उस चीज को इतना सीरियस लेते हैं और ना ही अपना कोई फर्ज समझते हैं। अब हमारे कोई बेसिक रिसोर्सेज है, जैसे गली में कोई टैप चल रही है तो मैं अगर स्कूटर पे जा रही हूँ तो मुझे लगता है दैट इज माई ड्यूटी टू, ये मेरी ड्यूटी है कि वो मैं टैप को बंद कर दूं, है ना। बट आप लोग क्या सोचते हैं कि अदर लोग क्या सोचते हैं, चल रही चली जाए, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता ही नहीं कि ये रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या वेस्ट हो रहा है ना। अब कहीं लाइट जल रही है तो मुझे लगता है कि इसको आई हैव टू पुट ऑफ दैट लाइट। बट आप लोग, ये कोई अदर टीचर है या कोई भी कोई पियोन है स्कूल में, अगर कोई कॉरिडोर में लाइट जल रही तो हम लोग अपना फर्ज नहीं समझते। हम क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं तो हम अपना फर्ज नहीं समझते कि हमें लाइट्स को सबको स्विच ऑफ करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, हमें बड़ी जल्दी होती है निकलने की। पर आप ये सोचिए जो आपको रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हो रहे हैं तो आपको लगता है कि अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें ये चीजें मिलेंगी, हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो दैट इज वेस्टेज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब वो कहते हैं कि हम इंडिया में 3.7 मिलियन एकड़ जो है फॉरेस्ट एवरी ईयर लूज होता है। ये पहले के आंकड़े हैं, ये जो इंडेक्स है बहुत पहले का है। तो अब मेरे को लगता है ये मोर देन 10 मिलियन एकड़ जो है हम एवरी ईयर लूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं तो वी हैव टू प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ, आवर फॉरेस्ट लाइफ, आवर फिशरीज, आवर क्रोपलैंड, आवर ग्रास लैंड्स। तभी हम जाकर अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक हेल्दी और एक लाइक कह सकते हैं फुल ऑफ रिसोर्सेज जो प्लेनेट है वो छोड़ के जा सकते हैं। तो दैट इज आवर ड्यूटी और वी शुड कंसिडर आवर ड्यूटी, वी शुड थिंक अबाउट आवर ड्यूटी, वी शुड एक्ट अपॉन आवर ड्यूटी। अब एक बड़ा जो थ्रेट है या बड़ा कारण है जो हमारी प्लेनेट की इल हेल्थ का, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है अब हमारे मतलब प्लेनेट पे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, लाइक हम उसको अकॉर्डिंग टू रेशो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया तो उतनी हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी, मतलब खाने को भी उतना ज़्यादा चाहिए, रहने को भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, है ना। और कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब अभी जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हों और वो ग्रो करें। बट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है, ये चीजें जो डेवलपमेंट है ये हमें तब समझ आएगी जब लोग पढ़े लिखे होंगे, और पढ़े लिखे लोग जब भी होंगे जबकि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होगा। क्योंकि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो पॉवर्टी होगी, है ना, नो वर्क फॉर एनीवन, किसी के लिए आधे जो कुछ लोग हैं उनको काम मिलेगा और आधे से ज्यादा लोग जो है वो फ्री रहेंगे, अनएजुकेटेड भी रहेंगे और अनएम्प्लॉयड भी रहेंगे। तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज है वो हमें ज्यादा यूज करने को चाहिए होंगे और हम लोगों की इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि मोर चिल्ड्रन मोर वर्कर, बट मोर चिल्ड्रन मोर वर्कर ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। मोर चिल्ड्रन और लेस एम्प्लॉयमेंट मोर पॉवर्टी, और अनएजुकेशन है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। तो कहते हैं हमें ये चीजें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज है या हम कह सकते हैं कि छोटी फैमिलीज है, वो कंसिडर करनी चाहिए। एक ही बच्चा होना चाहिए घर में, अगर चाहे वो बच्चा लड़का है चाहे लड़की है ना। बट हम लोग क्या सोचते हैं भी कई जो
जो लेबर क्लास है वो ये सोचती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा वर्कर होंगे, बट ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी पॉवर्टी होगी, उतनी अनएजुकेशन होगी, उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट होगी और क्राइम भी बढ़ेगा, है ना। अगर क्राइम बढ़ेगा तो मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो हमारी ग्रास लैंड है, क्रॉप लैंड्स है, या हम कह सकते हैं हमारी फॉरेस्ट लाइफ है, ये सब हैम्पर होगी, इन सबको नुकसान पहुंचेगा और जो हमारी प्लेनेट अर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होगी। अब आगे हम अगर बात करते हैं जो हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मिस्टर ब्राउन ने ये सुजेस्ट किया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलें। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर प्लेनेट हेल्दी एंड क्लीन एंड क्लियर एंड क्लीन, है ना। क्लीन एंड क्लियर हमें रखना पड़ेगा, उसे हेल्दी बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख के, है ना। और पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ है तो वी शुड कीप अ चेक ऑन दैट एक्टिविटीज़, ताकि जो कि हमारी अर्थ है उसको नुकसान ना हो और जितनी स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस प्लेनेट पे है उन्हें भी बराबर के रिसोर्सेज का यूज करने का मौका मिले। तो मिस्टर ब्राउन ने एक नया कंसेप्ट दिया है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने एक लाइन लास्ट में चैप्टर खत्म होने में लिखी है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरो दिस अर्थ फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इनको उनसे बोरो किया है, ना कि हमें हमारे पूर्वजों से ये हमारी एज अ प्रॉपर्टी हमें मिला है। तो मतलब क्या है कि हमें इस अर्थ पे इसके रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए और ढंग से यूज करना चाहिए, अर्थ का ध्यान रखना चाहिए और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको इस अर्थ को हैंड ओवर करना चाहिए विद इंटैक्ट रिसोर्सेज। जो फैसिलिटीज, जो रिसोर्सेज हमने अपने लाइफ स्पैन में एंजॉय किए हैं, तो हमारी दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको वही रिसोर्सेज उसी तरह हम हैंड ओवर करें, ताकि वो जनरेशन भी इन रिसोर्सेज का वैसे ही यूज कर पाए जैसे कि हम लोगों ने किया है। तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट द अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ so that our future generation could enjoy all those benefits, resources which we are at present enjoying. Thank you so much.